गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कल मैं आपको बता रहा था कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली क्या होती है, उसका उपयोग क्या है, उसे तैयार करने के स्टेप्स कौन से हैं, इन बातों पर कल चर्चा की। अब हम आज चर्चा करते हैं निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली पर। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली से तात्पर्य है वह परीक्षा जिसमें प्रश्न बड़े हों, जिनका उत्तर निबंध के रूप में दिया जा सके। उसमें बालक अपने वाक् चातुर्य को, अपने लेखन अभिव्यक्ति को, अपनी भाषा पर नियंत्रण को, अपने हस्तलेखन को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ विषय वस्तु पर उसका कितना नियंत्रण है, इसे भी वो उसमें इन्वॉल्व करता है। उसके बाद शिक्षक उसका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने के बाद उसको अंक अथवा ग्रेड दी जाती है। ये है निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली। यह परीक्षा प्रणाली बहुत ही सरल है और इसमें सबसे ज़्यादा अंक वो बालक प्राप्त करते हैं भाषा पर नियंत्रण हो। भाषा पर नियंत्रण से तात्पर्य है जो अच्छा लिखता हो, अच्छा बोलता हो, मात्रात्मक कोई त्रुटि ना करे, व्याकरणिक दृष्टि से कोई त्रुटि ना करे, अनुसार विसर्ग आदि सारी चीज़ों का ध्यान रखे, ऐसे बच्चे इसमें ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। दूसरा, वो बालक भी इसमें ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करते हैं जिनकी हस्तलेख अच्छी हो। जिनका हस्तलेख बहुत अच्छा है वो लोग भी सामान्य बालकों से 2, 4, 5 अंक ज़्यादा ही लाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक उसके हस्तलेखन से, भाषा पर नियंत्रण से काफ़ी प्रभावित हो जाता है और कुछ अंक नहीं चाहते हुए भी वो उसे देता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इस परीक्षा प्रणाली में भेदभाव की संभावना रहती है। एक बालक है जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन विषय का ज्ञान उसको बहुत है, तो उसके साथ भेदभाव हो गया। हस्तलेख के कारण, सिर्फ हस्तलेख के कारण उसको 5 अंक ज़्यादा दिए। यहाँ उसकी नॉलेज को तवज्जो नहीं मिली, बल्कि किसको मिली? हस्तलेखन को। कई बालकों की लेखन अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से कुछ शब्दों को गलत कर देता है। भाषा में तो इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी और दूसरी जो भी भाषाएँ हैं, उन भाषाओं की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों को देखा जाता है कि व्याकरण की दृष्टि से कोई अंक मतलब कोई गलती तो नहीं की, मात्रात्मक गलतियां तो नहीं है, लेकिन दूसरे जो विषय हैं उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस तरह से बालकों में भेदभाव की संभावना होती है, शिक्षक के द्वारा उनमें भेदभाव हो जाता है। इसलिए यह परीक्षा प्रणाली ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है आज के युग में। आज के युग में जो महत्व दिया जाता है सबसे ज़्यादा किस पर दिया जाता है? नॉलेज पर, ज्ञान पर, कौशल पर। इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर इसीलिए दिया जाता है ताकि आसानी से वो अपने काम को संपादित कर सके। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति जा रहा है वो उसकी क्षमताएं उसमें हों, इन चीज़ों को देखने में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली वहाँ काम में नहीं आती, बल्कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली वहाँ प्रयुक्त करते हैं। जैसे आप में से कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहता था, कोई मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता था, कोई किसी में, लेकिन वहाँ आपने जो भी कंपटीशन दिए उनमें निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का कहीं उल्लेख नहीं है। कोई भी प्रश्न आपको निबंधात्मक नहीं मिला होगा, सारे प्रश्न आपको मिले होंगे वस्तुनिष्ठ।
बहुविकल्पात्मक प्रश्न जिनके 4-4 विकल्प दिए हुए होंगे। इस प्रकार से यह परीक्षा प्रणाली वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अच्छी नहीं है, लेकिन 100% इसको बुरा नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से बालक की अभिव्यक्ति क्षमता अच्छी होती है, बालक की लेखन क्षमताएं विकसित होती हैं, बालक के चिंतन स्तर बढ़ता है, बालक को समझने की जो बात है वो पूरी व्याख्या करके लिखता है, उसमें अपनी समझ के आधार पर अपने आप को भी इन्वॉल्व करता है, जिससे उत्तर न केवल वस्तुनिष्ठ बल्कि विषयनिष्ठ भी हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ भी हो जाता है। इस तरह से यह परीक्षा प्रणाली अच्छी भी है और कुछ इसमें दोष भी व्याप्त हैं। इस परीक्षा प्रणाली में जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर एक निर्धारित समय में ही दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। ये इसकी विशेषता नहीं है, सभी परीक्षाओं में है। उसके लिए निर्धारित जो समय है उस निर्धारित समय में ही हमें वो परीक्षा देनी होती है, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो चाहे निबंधात्मक हो। सही कह रहा हूँ ना? ऐसा तो नहीं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में टाइम नहीं है, आप 4 घंटे दे लीजिए, 3 घंटे है तो 3 ही घंटे में होगा, 2 घंटे तो 2 घंटे में ही होगा। लेकिन शिक्षा जगत में इसकी विशेषताएं होते हुए भी इसकी कटु आलोचना हो रही है। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है शैक्षिक क्षेत्र में वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली है, इसलिए इसकी कटु आलोचना होती है। लेकिन फिर भी इसे हटाया नहीं जा सकता। देखिए, इसकी कटु आलोचना हो रही है, फिर भी महत्व तो है, तभी ये बात कही जा रही है कि इसे हटा नहीं सकते, इसको रखना पड़ेगा। विशेषकर स्कूली शिक्षा में और कॉलेज शिक्षा में तो इसको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से छात्र अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना सीख जाते हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना सीख जाते हैं, इसलिए यह विधि उपयुक्त है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके गुण क्या हैं। भाई, इस परीक्षा प्रणाली को हम क्यों अपनाएं? क्या ये इसमें कुछ गुण हैं? ये सारे आप गुण भरे पड़े हैं, तो इसके गुणों पर विचार करते हैं। पहला गुण है इसका भाव अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास। का विकास, किसी प्रकरण पर बालक के क्या विचार हैं, क्या भाव हैं, वो हम निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में भाव के लिए कोई स्थान नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर विशिष्ट होता है, इसका उत्तर विशिष्ट नहीं होता, बल्कि बालक के अपने भावों को भी व्यक्त करना इसमें होता है, इसलिए यह व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा प्रणाली है। भाषा शैली एवं लेखन कला का ज्ञान, भाषा शैली एवं लेखन कला का ज्ञान विकसित करने में सहायक। अर्थात भाषा शैली इसके माध्यम से सुधरती है। हम विधायक भाषा में बात करेंगे, विधायक भाषा लिखने में, पढ़ने में, बोलने में यूज करेंगे। हमारी हस्तलेख भी इसके माध्यम से सुधरती है। हमसे जो मात्रात्मक गलतियां होती हैं परीक्षा में, जब टीचर उन्हें जांचेगा तो हमें बताएगा कि भाई आपने ये अशुद्धियाँ की, ये की, तो उनमें भी हम सुधार कर सकते हैं। जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में सिर्फ 1 या 2 शब्दों में उत्तर देना है, तो वहाँ ना तो भाषा का विकास हुआ और ना लेखन कला का हुआ। तीसरा है प्रश्न रचना में सरल। इसका तात्पर्य है कि जो प्रश्न हम इसमें तैयार करते हैं वो आसानी से बनाए जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक सेंटेंस में ही सम्मिलित कर दिया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें कोई जानकारी लेनी है
तो स्वामी विवेकानंद पर विस्तृत निबंध लिखिए। बस एक सेंटेंस में ही हो गया पूरा। उसके शैक्षिक विचार, उसके धार्मिक विचार, उसके सामाजिक विचार, जीवन यापन, उसकी विदेश यात्राएं, स्वामी जी से रिलेटेड सारी चीजें उसमें सम्मिलित हो गई एक ही सेंटेंस में। इसलिए प्रश्न रचना बहुत सरल है, कम समय में तैयार। मतलब इस प्रश्न पत्र को आसानी से बहुत कम समय में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 यूनिट है आपकी, 5 यूनिटों में से एक एक ही प्रश्न तो लेना है, एक ही साथ उसको ले लो। भाषा कम समय में तैयार, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न रचना में किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। प्रश्न रचना के लिए कहने का मतलब ये हुआ कि इस परीक्षा प्रणाली के माध्यम से जो हम प्रश्न तैयार करते हैं उन प्रश्नों को कोई भी तैयार कर सकता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं या ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं जिसने प्रश्न तकनीक पर प्रशिक्षण लिया हो। जैसे माइक्रो टीचिंग के माध्यम से आपको प्रश्न कौशल तैयार करवाया था। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधि और प्रविधियों को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें एक प्रश्न प्रविधि भी आई थी। उसमें आपको बताया था कि प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, प्रश्न पूछते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, प्रश्न कैसे होने चाहिए, प्रश्नों के गुण क्या हैं, आदि आदि। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति एक एक यूनिट में से या जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को सामने रख के आसानी से प्रश्न बना सकता है। सामूहिक आयोजन संभव। इस परीक्षा प्रणाली को हम समूह में भी प्रयुक्त कर सकते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली ऐसी नहीं है। उनको दूर दूर बिठाते हैं। इसमें दूर दूर बिठाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बालक इसे नकल करेगा तो अपना प्रश्न पत्र ही पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में नकल की जो संभावना है वो नगण्य होती है। इसलिए इसे सामूहिक रूप से भी हम आसानी से प्रयुक्त कर सकते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति, स्मरण, विश्लेषण, विचार, तर्क शक्ति, का विकास। यह जो परीक्षा प्रणाली है इससे बालक में कितने सारे गुण डेवलप होते हैं। बालक की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। वो अपनी कल्पना के आधार पर, चिंतन के आधार पर, अपने स्मरण के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर विचार करके उत्तर लिखता है। विश्लेषण यानी एक चीज को बढ़ा चढ़ाकर वो बालक लिखते हैं, उसमें अपने विचारों को भी वो सम्मिलित करता है और कई तर्क भी ऐसे देता है जो अपनी बात को सही साबित करे। यह परीक्षा प्रणाली ये सारे गुण बालक में विकसित करती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, स्वयं के विचार देने की स्वतंत्रता।
अर्थात इसमें बालक किसी भी चीज़ पर अपना विचार भी दे सकता है। जो प्रश्न है उस प्रश्न की प्रकृति के आधार पर अपने विचार भी वो उसमें दे सकता है और बता सकता है कि इसमें और क्या सुधार करने चाहिए, क्या सुधार नहीं करने चाहिए, या इसमें ऐसा हो सकता है। वो सारी बातें बालक स्वतंत्र रूप से उसमें दे सकता है। मूल्यांकन पर संदेह होने पर पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन संभव है। पुनर्मूल्यांकन कैसे? आपने लिखा, आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे इस प्रश्न में 25 में से 25 प्रश्न आने चाहिए, 25 नंबर आने चाहिए, 24 आने चाहिए, 20 आने चाहिए, 15 आने चाहिए और आपके नंबर आए 5, तो आप पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में यह संभव है। जबकि वस्तुनिष्ठ जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें ऑब्जेक्शन के लिए तो है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन का कोई हवाला नहीं। आप किसी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो उस प्रश्न के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन पूरी जो डाटा है आपका, पूरी जो OMR सीट है आपकी या ऑनलाइन जो आपने परीक्षा दी है, उसमें सारी चीज़ आपको वो दोबारा से पुनर्मूल्यांकित करने की परमिशन नहीं देते। जबकि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में ये एक फायदा है। और लास्ट है लोकप्रिय। परीक्षा प्रणाली लोकप्रिय परीक्षा प्रणाली क्यों इसको माना है? क्योंकि सबसे अधिक प्रयोग इसी विधि का किया जाता है, विशेषकर शैक्षिक क्षेत्र में, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो या स्कूल एजुकेशन, सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी विषय की हम परीक्षा इस विधि के माध्यम से ले सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा लोकप्रिय माना गया है। ठीक है, इस तरह से ये जो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली है उसके ये गुण हैं। अब इसके 200 पर बात करते हैं। इस परीक्षा प्रणाली में बहुत सारे दोष व्याप्त हैं। उन दोषों को यदि दूर कर दिया जाए तो यह परीक्षा प्रणाली बहुत बढ़िया परीक्षा प्रणाली हो सकती है। और दोष में पहला दोष है इसका विश्वसनीयता का अभाव। विश्वसनीयता का अभाव कैसे है कि इसे ज़्यादा विश्वसनीय विधि नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें कंटेंट रिलेटेड जो उत्तर है उसके अतिरिक्त बालक का अपना स्वयं का विचार भी होता है, इसलिए इसको विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। विश्वसनीय परीक्षा उसे कहेंगे जिसमें 10 लोगों से प्रश्न किया जाए तो 10 लोगों का उत्तर एक ही आए, लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में ऐसा नहीं है। 10 लोगों से आप लिखवाएंगे, 10 लोगों के अलग अलग आएंगे, इसलिए उसको हम विश्वसनीय नहीं कह सकते। दूसरी बात, 10 लोगों से आप एक कॉपी को जचवा लीजिए, 10 लोगों के अंक अलग अलग आएंगे। इसी प्रकार से इसे हम विश्वसनीय और वैध नहीं कह सकते। विश्वसनीय और वैध वो विधि होती है जिस विधि को किसी से जांच करवाएं, किसी से ही प्रश्न पूछें, उन प्रश्नों का उत्तर एक होगा और जांचने वालों के अंक भी एक होंगे, लेकिन इस परीक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं है। दूसरा, व्यापकता का अभाव। व्यापकता से क्या तात्पर्य है कि ये पूरे सिलेबस पर आधारित होने की बात सिलेबस में कही गई है कि प्रश्न पत्र निर्माण के समय पूरे सिलेबस से प्रश्न लिए जाएं, लेकिन निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में ये संभव नहीं है।
पूरी यूनिट का ही एक प्रश्न बना दिया जाता है, अथवा बड़ी यूनिट है तो आधा अधूरा उसमें से छोड़ दिया जाता है और प्रश्न बना के बालकों को दे दिया जाता है। इसलिए यह विधि उपयुक्त नहीं है और पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो बालक के अनुभव के लिए भी दे देते हैं कि बालक को इस चीज़ पर अपना क्या विचार है, यानी बालक के विचार लेने के लिए। जैसे आप कक्षा 10 के स्कूल के HM हैं, आप अपने विद्यालय विकास के लिए स्थानीय MLA को एक पत्र लिखिए जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि भवन कम होने के कारण आप भवन निर्माण में सहयोग करें। इसमें बालक अपना स्वयं का व्यू देगा। 10 लोग लिखेंगे, 20 लोग लिखेंगे, 30 लोग लिखेंगे या पूरा राजस्थान लिखेगा, अधिकांश के डिफर होंगे, अलग अलग होंगे। इसलिए इसमें व्यापकता का भी अभाव है। दूसरा है जांच में अधिक समय। जांच में अधिक समय कैसे? निबंधात्मक परीक्षा को जांचने में पढ़ना पड़ता है और उसमें बहुत अधिक समय लगता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं है। OMR शीट आई, कंप्यूटर में डाली, सारे डाटा अपने सामने। एक तो दूसरा, मान लीजिए ऑन पेपर हो रही है, पेपर पेन विधि से हो रही है, तो उसमें वो ABCD लिखेगा, हमारे पास उत्तर तालिका उसकी होगी, ABCD लिखेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें सीधा जो है मार्किंग करते रहेंगे। इस तरह से वो सरल है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए थोड़ी कठिन है। सीखने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर देती है। सीखने की अपेक्षा रटने पर जोर। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सीखने पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि रटने पर दिया जाता है। यदि बालक सीखेगा तो उस विषय वस्तु के अंदर तक घुसेगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में क्या होता है? यही तो होता है, बालक रटता नहीं है, उसे समझता है, वो समझेगा तभी प्रश्न लिखेगा। जैसे आपकी एग्जाम हो गई रीट की, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, उसमें एक पार्ट आएगा शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट है उसमें अधिकांश प्रश्न जो आएंगे वो व्यावहारिक प्रश्न होंगे, यानी आपने उसकी डीपली स्टडी की है, डीपली उसको समझा है, तो ही आप उसके उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। इसलिए संपूर्ण विषय वस्तु, चाहे कोई सा विषय हो, उन सारे विषयों को हमें रटने की अपेक्षा समझना चाहिए। जबकि यह परीक्षा प्रणाली, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली, रटने पर ज़्यादा जोर देती है और समझने पर कम। मूल्यांकन में भेदभाव। की संभावना। मूल्यांकन में भी भेदभाव की संभावना बनी रहती है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई बालक ऐसा है जो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता है, कोई व्याकरणिक अशुद्धि नहीं करता, कोई मात्रात्मक अशुद्धि नहीं करता, और उसको अंक ज़्यादा मिल जाते हैं, बजाय उस बालक के जो ज़्यादा अधिक सीखा है, जिसने बहुत अच्छा लिखा है, उसने पिन पॉइंटेड सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसकी लेख अच्छी नहीं है। तो यहाँ बालक को थोड़ा सा भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जो जांच करता है उसका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अपना स्वयं का विचार, मापदंड, स्वाभाविकता आदि अलग अलग होती है सब शिक्षकों की, तो उसका भी फर्क जांचने में पड़ता है, जिससे बालकों में भेदभाव की संभावना रहती है, उनके साथ न्याय नहीं हो पाता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार अपन बोर्ड की एग्जाम की रीचेकिंग करवाते हैं, और उस रीचेकिंग में क्या होता है, बालक के नंबर आने चाहिए 90 और उसका नंबर दे दिए 40, तो हुआ ना भेदभाव। सिर्फ हैंडराइटिंग के कारण या दूसरी और किसी छोटी मोटी कमी के कारण ऐसा किया, ये गलत है। फिर रीचेकिंग करवाते हैं, रीटोटलिंग करवाते हैं, तो उसकी मार्किंग फिर बढ़ जाती है। तो इस तरह से रीटोटलिंग जब करेगा दूसरा टीचर करेगा, तो वहां पर उस व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है,
जिस व्यक्ति ने पहले जांच की उसका अपना दृष्टिकोण है, तो यहाँ भेदभाव हो गया ना बालक के साथ। तो इसलिए इस परीक्षा प्रणाली में भेदभाव की संभावना ज़्यादा रहती है। और एक भेदभाव और होता है इसमें, अगर आपने कोई चिन्ह लगा दिया, कोई कोड डाल दिया और वो परीक्षक आपकी जान पहचान वाला आ गया, तो आपको तो 100 में से 100 हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन जो बालक बहुत इंटेलिजेंट है, बेचारे का कोई जग जुगाड़ नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, उसके साथ तो अन्याय हो गया ना। इसलिए यह परीक्षा प्रणाली सही नहीं है। और जब वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली होगी, चाहे आपका कितना ही परिचित है, वो आपको नंबर 1 भी नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर प्रॉपर है, 1 है। जबकि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूछता है एग्जामिनर से, जो कॉपी जांचता है उससे, कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका उत्तर वो 1 लाइन में लिख के दे देता है कि मेरे अपने विचार से इस परीक्षार्थी के इतने ही अंक आने चाहिए, बस बात खत्म। उसने लिख दिया ना मेरे विचार से, यानी उसको वो खुद इन्वॉल्व हो गया प्रश्न में, बालक को हटा दिया साइड में। इस तरह से इसमें भेदभाव की संभावनाएं बहुत रहती है। इसका कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। कोई निर्धारित मापदंड नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ जांचनी होगी, किस किस चीज़ के कितने कितने अंक हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। और लास्ट है छात्रों का वास्तविक ज्ञान कराने में असमर्थ। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शिक्षक ने भेदभाव कर दिया कहाँ? मूल्यांकन में। शिक्षक ने भेदभाव कर दिया कहाँ? प्रश्न पत्र निर्माण में। तो हम बालकों की सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षक ने भेदभाव कर दिया उसकी हैंडराइटिंग पर नंबर देने का, शिक्षक ने भेदभाव कर दिया उसकी स्पोकन स्किल, जो उसने लिखी अभिव्यक्ति क्षमता, जो लेखन की अभिव्यक्ति है उसकी, उस लेखन पर प्रभावित होकर। तो जो वास्तव में जो इस बालक के बारे में हमें ये है कि भाई ये बालक बहुत होशियार है, और दूसरे बालक के लिए हम कह रहे हैं ये बालक होशियार नहीं है, तो उसके अंक उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो भेदभाव हो गया, वास्तविक जानकारी नहीं मिली। तो यह परीक्षा प्रणाली ऐसी ही परीक्षा प्रणाली है जिसके माध्यम से हमें वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाती। ये इसके दोष हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इतने सारे दोष हैं तो इस परीक्षा प्रणाली को हम प्रयुक्त क्यों करते हैं। अरे इसके बहुत फायदे भी हैं, जो मैंने इसके गुणों में बताया था। उस परीक्षा इसको हटाया नहीं जा सकता। कितने ही इसमें बुराई है, कितने ही इसके दोष हैं, लेकिन इसको हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इससे बालक की लेखन अभिव्यक्ति का पता चलता है, इससे बालक के कई कौशलों का पता चलता है, बालक की विषय वस्तु व्याकरणिक जो त्रुटियां हैं उनका पता चलता है, ताकि भविष्य में उसमें सुधार किया जा सके। यदि हम ऐसी परीक्षा प्रणाली काम में नहीं लेते हैं तो हम बालक की परीक्षा प्रणाली, बालक की कमियों को नहीं सुधार सकते। ठीक है, इस तरह से ये आज का चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।